नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोश रावत पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के समय में हर किसी को एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। हेयर लॉसेस और हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स से हर कोई जूझ रहा है। बट इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर पूनम गोयल जी, ये एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को डेली डील करती है और उनके सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हम ये इन सारे प्रॉब्लम्स से, एक्सट्रीम प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और उनके कॉजेस, सॉल्यूशंस और ट्रीटमेंट हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो इस एपिसोड में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव बातें मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। डॉक्टर पूनम गोयल जी, स्वागत है तोश रावत पॉडकास्ट में। कैसे मैम? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, इस स्टूडियो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। एंड आजकल हर किसी को सुंदर दिखना है, चाहे वो फेस से रिलेटेड चीज़ें हो या फिर हेयर से रिलेटेड। दो ही चीज़ें तो है मैम जिससे इंसान खूबसूरत लगता है। सो हम इस कन्वर्सेशन में डीप में जाएं उससे पहले ये जो टर्म है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करिए अच्छे से, ताकि ऑडियंस को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि हम आगे जो भी बातें करने वाले हैं। तो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि स्पेशली डील करता है आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम से, आपके स्किन की ब्यूटी और हेयर की ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए स्पेशली जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उस पर फोकस किया जाता है इस प्रोफेशनल में। और इसमें स्पेशली दो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है बाय देयर हॉलिस्टिक अप्रोच ये कुछ मेडिसिन्स भी अप्लाई देते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि जो स्किन और हेयर की जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज है उसको ठीक कर सके, जिससे कि जो पेशेंट्स है उसको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी ग्लोइंग स्किन और हेल्दी ग्लोइंग हेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और वो दे सके, लॉन्ग टर्म दे सके। दे आर द क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स एक्चुअली। आपने ये प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया? मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में ही डॉक्टर्स हैं या फिर? देखिए, मेरे जो है फैमिली में डॉक्टर्स हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ सर्जन है, मेरी सिस्टर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट है, आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। तो मुझे ये जो स्किन और हेयर, मुझे खुद भी अपने स्किन और हेयर में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मुझे ये इंटरेस्ट बहुत आया कि मैं इस फील्ड पे भी जाऊँ, थोड़ा वर्क करूँ और लोगों का जो प्रॉब्लम है अभी आज की डेट में जो चल रहा है स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा कि अपने इस अप्रोच से मैं इस फील्ड से मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, उनको भी मैं अच्छा एक अपीयरेंस, उनको भी ब्यूटी प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैम, पहले स्किन के बारे में बात करते हैं। हर इंसान की सेम स्किन होती है या फिर स्किन के भी टाइप्स होते हैं? नहीं नहीं, सभी के स्किन के टाइप्स अलग होते हैं। देखिए, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है और ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन होती है एंड कॉम्बिनेशन स्किन होती है। नॉर्मल स्किन जस्ट नॉर्मल, ना ऑयल है ज़्यादा ना ड्राई है, नॉर्मल प्लम्प जो ग्लोइंग हेल्दी स्किन, प्लम्पी स्किन होती है, दैट इज़ अ नॉर्मल स्किन। और ऑयली स्किन जिसमें ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन जिनकी में ज़्यादा होता है ना, और उनको एक्ने वगैरह की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑयली स्किन में होने की चांसेस। बट ऑयली स्किन भी शाइनिंग एंड ग्लोइंग हो सकती है और हम एक्ने और ये सब तो ट्रीट करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन स्किन जो ना बहुत ड्राई होती है ना बहुत ऑयली होती है, ये भी एक टाइप है जिसमें कभी एक्ने आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी ड्राई होता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग इनका स्किन क्वालिटी भी चेंज होता है। एंड ड्राई एंड सेंसिटिव बहुत रेडनेस रहता है, थोड़ा भी अगर धूप वगैरह में जाते हैं तो उनको बहुत जलन होती है ऐसे, और बहुत फ्लैकी वाइट वाइट सा जो दिखता है, दैट इज़ आपका बोलना चाहिए ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। वैसे ये 4 टाइप्स ऑफ स्किन आपने बताया, यस। सो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको सेम नहीं होता है। जी जी। सो लोग क्या मिस्टेक करते हैं स्किन केयर को लेके जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है? देखिए, कुछ भी प्रोडक्ट लगा लेना, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ले लेना। ऑयली स्किन वाले हैं जो, वो बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनको बहुत ज़्यादा एक्ने आएंगे।
जो ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो कुछ भी क्रीम्स लगा रहे हैं जो उनकी स्किन को और सेंसिटिव बना रहे हैं, थीन बना रहे हैं। अभी आजकल मैंने देखा है कि स्टेरॉइड अब्यूज़ केसेस बहुत रहते हैं, जिसमें एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होता है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है ट्रेटिनोइन, फ्लुकिनाज़ोल और हाइड्रोक्विनोन का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव और बहुत ड्राई, बहुत थिन बनाते हैं। इसे लोग इसलिए लेते हैं कि थोड़ा लगाए तो इसे तुरंत फेयर हो जाता है, अगर कुछ पिगमेंटेशन है कुछ है तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म यूज़ करना इस क्रीम को इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, और इससे स्किन को बहुत हार्म होता है। अगर हम कोई क्रीम या फिर फेस से चीज़ें जो भी क्रीम्स है, अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं, तो ऐसे कौन-सा इंग्रीडिएंट्स नहीं होना चाहिए उस क्रीम में? कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए। जैसे ऑयली स्किन है तो जनरली उनको उसमें प्रोडक्ट्स में लिखा होना चाहिए नॉन कोमेडोजेनिक, है ना? तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोडक्शन करेगा, तो उससे आपका एक्ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पोर्स को वो ब्लॉक नहीं करेगा बेसिकली। तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स में अलग-अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आपको क्या सूट कर रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी लेके ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स और कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके अप्लाई नहीं करना चाहिए स्किन पे। मैम, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है स्किन्स को लेके एक्ने और पिंपल और एक हाइपर पिगमेंटेशन। सो इसके प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक्ने की बात करेंगे। एक्ने जो होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्ने कॉज़ होने के। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है। जो कि अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे तो वो आपकी ऑयल जो सिक्रीशन हो रहा है उसमें एक्ट करता है, और आपकी जो पोर्स हैं उसको क्लॉग करता है। और अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो आपके एक्ने और ज़्यादा फ्लेयर होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे एक्ने कॉज होता है। और भी कॉजेज होते हैं एक्ने के, जैसे कि आपको स्ट्रेस फैक्टर हो गया, डाइट हो गया, जो बहुत स्पाइसी मसाला वाला फूड खाते हैं कहीं ना कहीं वो भी एक अफेक्ट करता है आपकी स्किन को। और बहुत प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है ना, स्ट्रेस पे है बॉडी, और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ये सब फैक्टर्स एक्ने कॉज कर सकते हैं। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन, इसको एक बार एक्सप्लेन करिए अच्छे से। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन का बेसिकली देखिए, इसके भी वही सब फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें भी हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और सन एक्सपोजर बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस हाइपर पिगमेंटेशन का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका सन जो है, वो यूवी रेज जो आ रहे हैं आपके, वो आपके केराटिनोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, उस मिलानोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, जो स्किन में सेल्स होते हैं। मिलानोसाइट्स जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, मिलानिन जो पिगमेंट होता है आपका स्किन में, वो इस सब कारणों से बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी हार्मोनल डिसबैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है आपकी बॉडी में। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। हाइपर पिगमेंटेशन जब आपकी स्किन में हो रहा है, अगर आपके फोरहेड में है, बहुत थिक एंड हाइपर पिगमेंटेशन है, पैचेस जैसा है, तो वो आपका इंडिकेशन करता है कि आपकी इंटरनल बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आपको मिलाज़्मा कॉज़ हो रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपकी इंटरनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, या अंदर कुछ बॉडी में कारण है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन रहता है स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होने का, कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर इनसाइड योर बॉडी। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं मैम, और ऐसे दिख जाते हैं बहुत सारे लोग जिनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ भी करते हैं उसको ठीक करने के लिए, बट वो होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ मैम आप उसको एक्सप्लेन करिए कि इसके क्या ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन हो सकते हैं? हाँ, देखिए, डार्क सर्कल से बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपकी कहीं न कहीं अगर स्किन एज पे जा रही है तो वहाँ पे स्किन थिनिंग होती है, जिसकी वज़ह से शैडो बनने के चांस होते हैं, तो उसकी वज़ह से भी एक डार्क सर्कल होते हैं। एक तो ये कारण है, प्लस अगर स्किन में आपके टैनिंग हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ वो चीज़ भी वहाँ इंक्लूड होता है, उसकी वज़ह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और आपकी बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ है, उसकी वज़ह से हो सकता है। और एक सबसे बड़ा कारण होता है स्लीप पैटर्न। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है आपकी बॉडी का, तो कहीं न कहीं उसके कारण भी आपका डार्क सर्कल इंक्रीज़ होता है, उसके कारण भी आपका डार्क सर्कल होता है। कितने घंटे का स्लीप होना चाहिए मैम? आपका जो डीप स्लीप है वो एटलीस्ट 6 टू 7 आवर्स का होना चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट। मैम, ऐसे कोई एक्सट्रीम केसेस आपके पास आई हैं स्किन को लेके?
बिल्कुल, एक्ने के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, हाइपरपिगमेंटेशन के, मेलाज़्मा के केसेस बहुत आते हैं, स्टेरॉइड अब्यूज़ केसेस बहुत आते हैं। तो आप सॉल्यूशन क्या देती हैं उनको या फिर क्या ट्रीटमेंट्स रहता है उनका? सबसे पहले मैं उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए बोलती हूँ। उनका स्किन देख के, उनका प्रॉब्लम समझ के, क्या किस चीज़ का प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। तो वो मैं, अगर मुझे कुछ समझ में आता है उनका एक्सटर्नल फैक्टर स्किन देख के कि इस पेशेंट में इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उनको डेफ़िनेटली सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रॉपर डाइट कंट्रोल कीजिए, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कीजिए अपना। कुछ हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिससे कि हमको बहुत हेल्प होता है ट्रीटमेंट करने में और उनको रिज़ल्ट्स देने में। और हम ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, केमिकल पील करते हैं, पीआरपी माइक्रो नीडलिंग करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो जैसे स्किन की कंडीशन है, जैसे पेशेंट्स को उसकी उनके उनका जो प्रॉब्लम है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, जो हाइपर पिगमेंटेशन है, इसमें जो टैनिंग होती है सन एक्सपोजर से, लोग सनस्क्रीन को बहुत ही ऐसे सीरियस नहीं लेते हैं, बट सनस्क्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी 3 आवर एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आप कहीं ना कहीं टैनिंग से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सनस्क्रीन लगा लिए तो आपको टैनिंग नहीं होगा। आपको हर 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाते रहना है और अपने आप को कवर करके रखना है सनस्क्रीन से, सॉरी, सन से। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउ टू प्रिवेंट योर टैनिंग। सिर्फ सनस्क्रीन्स लगाना चाहिए या फिर उसके पहले कुछ और अप्लाई करना नो चाहिए? नो नो, डायरेक्टली सनस्क्रीन कभी भी फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमेशा मॉइस्चराइजर देन आपका सनस्क्रीन। हमेशा आपका सनस्क्रीन टॉप अप लेयर रहना चाहिए, तभी वो आपको इफेक्टिव होगा। वो सन को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सन रेज, जो यूवी रेज आ रहे हैं, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। आपकी मिलानिन जो सिंथेसिस होगी उसको रोकेगा। बहुत कम एज में स्किन एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? या फिर इसके सॉल्यूशन क्या है? देखिए, प्रीमैच्योर स्किन एजिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा आजकल यूथ में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना? और प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके स्किन में। आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, आयरन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है आपकी स्किन में। फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपको जो कोलेजन प्रोडक्शन है आपका, वो कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है। तो आपके स्किन की जो ग्लोइंग है वो डल होती जा रही है। इसके आपका स्किन प्लम्प नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से आपकी स्किन की लैक्सिसिटी खत्म होती जाती है और फाइन लाइन रिंकल्स फॉर्म होते जाते हैं और प्रीमैच्योर स्किन एजिंग दिखाई देती है। मैम, जो भी क्लाइंट्स या पेशेंट आते हैं आपके पास सॉल्यूशन के लिए, सो उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं कि मतलब परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा स्किन प्रॉब्लम्स का या फिर क्या रहता है उनका? या पेशेंट्स को लगता है कि हम बस आएँ और प्रोडक्ट्स में प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए और उसको लगा के हम ठीक हो जाएँ, और ट्रीटमेंट्स अगर लेना है तो हमको तुरंत 100% रिजल्ट मिल जाए। बट स्किन और हेयर्स का कभी भी आपको 100% रिजल्ट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, डाइट, ये सब बहुत मैटर करता है और वो पेशेंट्स बहुत कम फॉलो करना चाहते हैं। तो रिजल्ट्स, हमको भी रिजल्ट्स देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी ट्रीटमेंट स्किन और हेयर्स का एक सिटिंग्स में कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है जब तक आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है नहीं करेंगे। तो मैम, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लंबे समय के लिए एक्ने ना हो, पिंपल्स ना आए, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए कुछ टिप्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे आप? यस, डेफिनेटली। देखिए, एक्ने ना आए, सबसे पहले तो एक्ने ऑयली स्किन में बहुत आता है ना? तो आपको सबसे पहले अपना ऑयल कंट्रोल रखना है इस फेस का। वो ऑयल कंट्रोल रखने के लिए आप एक बहुत अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। जनरली 2% सैलिसिलिक एसिड इज़ बहुत बेस्ट होता है, जिससे कि वो सीबम में जाके आपके काम करता है और आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है। तो एक बहुत अच्छा फेस वॉश होना चाहिए आपका, प्लस आपका मॉइस्चराइज़र ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक हो। वो भी आपको ऑयल प्रोडक्शन को कम कराता है, जिससे कि आपको एक्ने से राहत मिल सकती है। तीसरा आपका होता है सनस्क्रीन। मैं फर्स्ट टू एंड यही बोल रही हूँ, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सनस्क्रीन भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, 2 टाइम फेस वॉश करना इज सफिशिएंट, मॉर्निंग में एंड नाइट में। इससे ज़्यादा अगर आप फेस वॉश बार बार कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा एक्सफोलिएट करेगा और ड्राई बनाएगा, और आपकी जो लैक्सिसिटी है स्किन की, वो डल होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना चाहिए। 2 टाइम एक्सफोलिएशन इज मस्ट सफिशिएंट, है ना?
और आप टोनर यूज़ कर सकते हैं आप, सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर्स जो होते हैं, उससे भी आपका ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, जिससे कि एक्ने के चांसेस कम हो सकते हैं। मैम जैसे हम बॉयज़ का ये आदत रहता है कि हम कोई भी सोप उठा के फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या ये साबुन लगाना सही है फेस के लिए? नो, अगर जो नॉर्मल काउंटर पे जो साबुन मिलते हैं, सोप मिलते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड। उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी स्किन बैरियर को हार्म करते हैं, कि केराटिनोसाइट्स को हार्म करते हैं, जिससे कि आपका स्किन जो है वो अपना जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन है वो हैम्पर होता है, और आपकी स्किन फिर डल और फाइन रिंकल्स और ये सब होके आपका स्किन का जो लेयर है वो हार्म होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपको सोप करना ही तो सिंडेड बार आते हैं जिसमें माइल्ड केमिकल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं मेडिकेटेड, हाँ, फॉर फेस में यूज़ कर सकते हैं उसे। वो मेडिकेटेड रहते हैं, सिंडेड बार करके जो सोप्स आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। एक्ने के लिए अलग होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, वो आप उसके हिसाब अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप सोप्स वो वाले यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैम सुंदर दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं लोग आजकल, आप देखे होंगे, और छोटा भी कुछ दाग रहता है उसको भी छुपाने के लिए मेकअप का यूज़ होता है। तो क्या ये मेकअप ज़्यादा अप्लाई करने से स्किन पे कुछ बुरा असर पड़ता है इसका? नहीं, आप एक लिमिट टाइम के लिए मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ खास नहीं होता है। बस आपका प्रोडक्ट जो है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, जो कि आपकी पोर्स को ब्लॉक ज़्यादा ना करे। आपकी स्किन एक्चुअली क्या होता है कि मेकअप करने से आपके जो पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, आपके सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और आपका उसके कारण एक्ने वगैरह चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेकअप अप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट उसको एक लिमिट टाइम तक कीजिए, और उसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिमूव करना है तो उसका रिमूव प्रॉपर कीजिए। उसको अच्छे से रिमूव टोनर से या फिर मेकअप रिमूवर से अच्छे से रिमूव करके फिर आप फेस वॉश कीजिए और अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा मेकअप से। मैम सिगरेट स्मोकिंग से स्किन और हेयर पे क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है सिगरेट स्मोकिंग से। देखिए, जो सिगरेट और स्मोकिंग जो होता है, उसमें निकोटिन केमिकल जो होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। वो क्या करता है, आपका जो ब्लड सप्लाईज़ है जो स्किन पे, कैपिलरीज़ जो फाइन कैपिलरीज़ जो फ्लो हो रही हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो आपकी स्किन की जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर होती है, और जो उसमें कोलेजन प्रोडक्शन जो होता है आपके स्किन में, इलास्टिन और कोलेजन प्रोडक्शन जो कि आपकी स्किन को प्लम्प करके रखता है, उसको हार्म करता है, उसकी प्रोडक्शन को रोकता है। तो जो आपकी स्किन की लैक्सिसिटी है, इलास्टिसिटी है, वो हार्म होती है, डिक्रीज होती जाती है, जिससे कि आपके स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके कंपैरिजन में। और आपकी स्किन बहुत डल ग्लोइंग, और जो स्मोकिंग से आपको यूवी रेज जो आ रहे हैं सन से, तो वो यूवी रेज को और प्रमोट करता है। जो स्मोकिंग का जो निकोटिन केमिकल होता है वो, तो जो मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स में। मैम अल्कोहल से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है? या डेफिनेटली अल्कोहल से भी प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल आप ले रहे हैं, आपके हर अंदर जा रहा है वो, और आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स ही अगर अच्छा नहीं है तो आपकी स्किन और हेयर डेफिनेटली हैम्पर होंगे, क्योंकि स्किन और हेयर्स जो है हमारे बॉडी के आउटर लेयर हैं, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। अगर आपका इंटरनल ऑर्गन में डिसीज हो गया है, प्रॉब्लम हो गया, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपकी स्किन और हेयर्स में आता है। मैम अभी कॉमन हो गया है हेयर फॉल, हेयर लॉसेस, कम एज में भी आजकल बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। सो ये हेयर लॉस के कुछ फेजेस भी होते हैं क्या? यस, हेयर लॉस के फेजेस नहीं होते, हेयर साइकिल होती है, हेयर फेजेस होते हैं। 3 फेजेस होते हैं इसके, एनाजेन फेज, कैटाजेन फेज एंड टीलोजेन फेज। एनाजेन फेज जो होता है वो हमारा ग्रोइंग फेज होता है, जो हमारा कैटाजेन फेज होता है वो रिग्रेसिंग फेज होता है, और जो हमारा टीलोजेन फेज होता है वो हमारा रेस्टिंग फेज होता है। ये साइकिल हर एक हेयर फॉल की एक साइकिल, ये 3 साइकिल है, ये हर एक हेयर फॉल की होती है। एक सिंगल हेयर फॉल की जो साइकिल होती है वो इस पूरे लाइफ टाइम जो है वो हर एक हेयर फॉल इस साइकिल से गुजरता है। तो जब आपकी बॉडी अगर किसी कंडीशन में है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, स्ट्रेस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो है, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल्स पोस्टपार्टम जो कंडीशन होती है,
तो ये सब में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इस कंडीशन में ये साइकिल्स जो है वो लॉन्ग हो जाती है। इसमें जो कैटाजन फेज एंड जो टीलोजन फेज है वो आपका लॉन्ग हो जाता है, तो उसमें हेयर फॉल इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। सो मैम डैंड्रफ क्यों होते हैं बालों में? देखिए, डैंड्रफ एक बहुत कॉमन समस्या है आजकल। डैंड्रफ जो है 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयली डैंड्रफ और एक वेट डैंड्रफ। आपकी स्कैल्प कैसा है उस पे डिपेंड करता है। अगर ऑयली है और उसमें अगर आप और अप्लाई कर रहे हैं, ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, तो डैंड्रफ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो वेट डैंड्रफ होते हैं, जो स्कैल्प आपकी फ्लेकी है, बहुत ड्राइनेस है आपकी स्कैल्प में, तो उससे आपको ड्राई डैंड्रफ होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे ऑयली स्कैल्प है, अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं प्रॉपर और आप ऑयल और अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो फिर जो डस्ट वगैरह वो और रेस्ट करता है। डैंड्रफ इज जस्ट अ फंगस, है ना। तो फंगस क्या है, डर्टी एरिया में ज़्यादा डेवलप होता है। ऑयल उसका फेवरेट फूड होता है, तो वो और ऑयल जो ऑयली स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ होने के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। और जो डाई डैंड्रफ है वो आपका प्रोडक्ट फैक्टर भी होता है। जो अपन शैम्पू वगैरह करते हैं तो अपन बहुत ज़्यादा स्कैल्प में उसको मसाज कर रहे हैं, शैम्पू को हार्श होता है, और उसके बाद हम प्रॉपर वॉश नहीं हो पा रहा है। अगर वो जो शैम्पू है आपके स्कैल्प से प्रॉपर वॉश नहीं हो पा रहा है, उससे भी डैंड्रफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसे एक डाई डैंड्रफ की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो जो ऑयली डैंड्रफ है उनको ऑयलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर उनको ऑयलिंग करना ही है, मॉइस्चराइज करना ही है अपने हेयर्स को, तो 1 आवर बिफोर वॉश आप लगा सकते हैं ऑयल, या फिर अगर कम है डैंड्रफ तो ओवरनाइट आप उसको अप्लाई करके सोइए ऑयल, और दूसरे दिन वॉश कीजिए। और प्रॉपर शैम्पूइंग कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हेयर स्कैल्प का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। सो स्कैल्प्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं हम? प्रॉपर शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। डेली आप अपना हेयर वॉश कीजिए, है ना। ओके। इससे कि क्या है कि आपका स्किन जो स्कैल्प है वो क्लीन होगा। जो डर्ट आपका डेली आके आपको उसमें स्टिक हो रहा है वो सब क्लीन होंगे, जिससे कि आपको स्कैल्प आपका एक ये हेल्दी हो सकता है। इसमें भी आपको शैम्पू और आपका जो कंडीशनर है वो लगाने का इसका भी तरीका होता है कि आप जो हार्श शैम्पू है वो मत यूज़ कीजिए। एक तो सल्फेट फ्री शैम्पूज आर गुड, वो यूज़ करना चाहिए जनरली। और अगर आपका शैम्पू है तो उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए वाटर में। कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पे शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, हमेशा वाटर पे डाइल्यूट करके उसको वॉश करना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये एक तरीका हो गया आपका स्कैल्प हेल्दी रखने का। दूसरी बात है, आपको अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे स्कैल्प हाइड्रेशन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, केरावाइव ट्रीटमेंट्स होते हैं, पीआरपी माइक्रो नीडलिंग आप ले सकते हैं। इससे भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। डैंड्रफ के लिए मैम जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे कोई होम केयर चीज़ें कुछ मतलब कि घर में हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, डेफिनेटली। जो डैंड्रफ है उससे बचने के लिए आप 2% केटाकोनाजोल शैम्पूज़, जो बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं, और जिंक पैराथिन शैम्पूज़ जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसे, क्योंकि केटाकोनाजोल ड्राइनेस कराता है स्कैल्प को। तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक का कितना डैंड्रफ है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और वो भी आपको डाइल्यूट करके यूज़ करना है, और उसके बाद अपना नॉर्मल शैम्पू करना है। मैम जैसे अभी देखा जाता है कि कम एज में भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं मैम, और इसके ट्रीटमेंट्स क्या है अभी? देखिए, आजकल कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन देखा जाता है कि अंडर 20 जो बच्चे हैं उनको भी बहुत प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे हैं, बाल वाइट हेयर्स हो रहे हैं। इसके मेन कारण तो देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं, है ना। तो क्योंकि आजकल जो यूथ है वो मेनली जंक फूड पे बहुत बेस्ड है। जंक फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। तो कहीं न कहीं एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसका। तो अगर आपका आप अंडर 25 हैं और अंडर 20, ऐसे लोगों में प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की जो ठीक करने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी रहता है। अगर उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ ठीक की जाए, है ना, तो उनको कहीं न कहीं उनकी जो हेयर्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं। और सीरम्स वगैरह होते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए, लेकिन वही है अंडर 25, अंडर 20 तक ही वो रिजल्ट्स ज़्यादा दे पाते हैं। मैम हेयर फॉल को रोका जा सकता है? या डेफिनेटली रोका जा सकता है। किसी एज फैक्टर रहता है इसमें या फिर? एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर फॉल के लिए। तो एक
एक तो जेनेटिक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेयर फॉल के लिए। अगर जिसका बाल्डनेस है, मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। तो ऐसे लोगों में चांसेस होते हैं हेयर फॉल जो रीग्रो करने के हेयर्स के, बट कहीं ना कहीं चांसेस बहुत कम भी होते हैं। उसके लिए फिर सॉल्यूशंस होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। और अगर हमको आपके हेयर फॉल, अगर आपका रूट कॉज चल जाता है कि वाई आपको हेयर फॉल्स हो रहा है, जैसे पोस्टपार्टम है, कोई पेशेंट, फीमेल पेशेंट है, उनकी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, उस समय हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनके में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे टाइम पे प्रॉपर मल्टीविटामिन्स एंड अगर आप उनकी सप्लीमेंट्स अगर उनको प्रॉपर मिले तो हेयर फॉल डेफिनेटली स्टॉप हो सकता है। बाकी थोड़ा अगर थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रहा है या फिर आपका फीमेल पैटर्न बाल्डनेस स्टार्ट हो रहा है आपको, तो उस कंडीशन में पीआरपी माइक्रोनीडलिंग भी आपको काफ़ी हद तक आपको उसका सॉल्यूशन देता है, आपका हेयर फॉल को रोकता है, डैंड्रफ को ठीक करता है। मैम जैसे पार्लर्स होते हैं वहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह होती हैं, तो क्या वो सही है वहाँ पे करना ये सारी चीज़ें? जी, देखिए ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और ज़्यादा जो आयरनिंग होता है और हेयर स्ट्रेटनिंग होता है, तो कहीं न कहीं आप अपने हेयर्स को हार्म कर रहे हैं। आप उसको ज़्यादा हॉट दे के हार्म कर रहे हैं, केमिकल से हार्म कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी हेयर की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है, हेयर में फ्रीज़ीनेस आता है और हेयर फॉल भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उससे अफ़ेक्ट होता है। तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ये सब ट्रीटमेंट्स जो है। सो मैम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली आज, और थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल में आपने हमको इतना समय दिया। थैंक यू सो मच तोश जी, आपको ये पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आके और लोगों को स्किन और हेयर के बारे में अवेयर करने के लिए। और एट लास्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वियर सनस्क्रीन, एवरी 3 आवर एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट लास्ट थैंक यू सो मच मैम, हमारी ऑडियंस को स्किन और हेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए। मोस्ट वेलकम तोश जी। अगर आपको हेयर और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर पूनम गोयल जी से अपेक्स हॉस्पिटल रायगढ़ में आके कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी से सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट मिल सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ।